थोड़ा नीचे रखना। भारत माता की। भाई थोड़ा हाथ उठा के मजबूती से बोलेंगे ना, और जो भी बोलना है जय में बोलेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं करेगा, सारी ताकत जय में लगाने का। भारत माता के, भारत माता के। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन के हमारे मुख्य जिला के अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, जो यहाँ के इसके संयोजक भी हैं, विधायक भी हैं, आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जिला प्रभारी पुष्कर ताला जी, प्रदेश के मंत्री गुरविंदर सिंह जी, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी, दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तम दत्ता जी, कार्यक्रम संयोजक प्रदीप बिष्ट जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, उद्योगपति अशोक बिंसल जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व महापौर रामपाल जी, श्री खतीक अहमद जी, राजपाल सिंह जी, उपेंद्र चौधरी जी, अमित नारंग जी, और सभी मंच पर बैठे हुए अपने अपने क्षेत्रों के सभी वरिष्ठ समाज सेवीगण, कार्यकर्ता बंधु और सामने बैठे हुए मेरे समाज के प्रमुख व्यक्ति लोग, मैं आज आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता के। इसके बाद जिसको बात करनी हो बाहर चला है भाई, इसके बाद जो भी बात करनी हो तो बाहर जाके कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पर छूट है आपको। जिसको भी बात करनी है चुपचाप से बाहर चला जाए। बंधु, आज ये गोष्ठी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो तीसरा अपने कार्यकाल का 11वां जो बजट रखा है उसकी गोष्ठी है। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां में लोकसभा के अंदर बहुत बड़ी जीत दी, और लोकसभा में जीत में जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी ऐतिहासिक वोटों की जीत प्राप्त की, और साथ साथ जो देश के प्रधानमंत्री जो हमने वादा किया था उत्तराखंड की ओर से कि आपको पांचों की पांचों सीटें जीत कर देंगे, वो आपने प्रमुख काम किया, उसका भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके इस कारण से एक इतिहास रचा गया है, और वो इतिहास यही है कि आजादी के बाद पहली बार, तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रिपीट हुए हैं, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके मन में शंका उठ रही होगी, भाई आवाज आ रही है कहीं से, मैंने प्रार्थना की थी बाहर चले जाओ भाई, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम संख्या में भी बोल सकते हैं हम, लेकिन बोलेगा कोई नहीं प्लीज। पहले भी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तीसरी बार बने थे, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे, देश के अंदर एक वातावरण था कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका आजादी भारत में रही है, इस कारण से। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था, उस समय विपक्षी दल नहीं था, ले दे के जनसंघ था, और वो भी चालू हुआ था, स्टार्ट ही हुआ था। लेकिन मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इलेक्शन कमीशन में 1500 विपक्षी दल रजिस्टर्ड हैं, उनको हराकर देश के प्रधानमंत्री बने। और कितना विरोधाभास सुना है,
पूरी मेहनत सबने की, उसके बाद भी एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ। विपक्ष पहले भी होता था, पहले भी चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन वो रचनात्मक चर्चा हुआ करती थी, देश के विकास के लिए चर्चा हुआ करती थी। झूठ बोलना तो दूर की बात है, सच बोलते भी उसके तथ्य और प्रूफ लेके बोलते थे, कल को कोई पूछ ना ले। लेकिन आज का इलेक्शन जो इलेक्शन हुआ है, वो सारा का सारा जिस प्रकार से विपक्ष ने झूठ को फैलाने का काम किया, झूठ के आधार पर चुनाव लड़ा गया। ऐसे चैलेंज जिन्होंने झूठ बोलकर कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, ये डेंगू का बुखार है इसको कुचल देना चाहिए, मोदी आ गया तो सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन आ जाएगा। मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाया करते हैं। सनातन को जितना झूठा भ्रमित वातावरण बनाने का काम किया गया, किस प्रकार की राजनीति करने का काम किया गया। वो लोग कहते थे कि संविधान को खतरा है, वो लोग कहा करते थे जिन्होंने कश्मीर में संविधान लागू ही नहीं होने दिया। वो लोग संविधान की रक्षा की बात करते रहे। लेकिन इस चुनौती के बाद भी आप जैसे देशभक्तों ने, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर जो नए भारत का निर्माण किया, जो 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, और उस हालत के अंदर जब देश के आसपास के और देशों को देखेंगे, सबकी अर्थव्यवस्था, किसी के बैंक करप्ट हो गए हैं, किसी पे खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई 250 रुपए लीटर पेट्रोल फेंक रहा है, सबकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। उस दौर के अंदर देश को विकास की गति देना, ये नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं। ये बजट विकसित भारत के लिए बजट है। हमने कहा था 2047 के अंदर हम विकसित भारत देंगे, ऐसा भारत देंगे जो विश्व के अंदर एक शक्तिमान के रूप में खड़ा होगा, जहां भूखमरी नहीं होगी, जहां गरीबी की रेखा से लोग निकले हुए होंगे, ऐसा भारत देने का बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, ये अपने सिद्धांतों पे चलता हुआ भारत। और यही नहीं जो हमने मूल मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, आज भी और तब भी हमने अपने बजट के अंदर भी और पूर्व में किए कामों को अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से आज विपक्षी दल बार बार कहता है कि हम जनसंख्या, जातीय जनसंख्या की गणना करेंगे। उनके बाप दादाओं ने कहा था कि जाति विहीन समाज चाहिए, वो जातीय गणना की बात करते हैं। उसके बावजूद भी हमने सबका साथ सबका विकास, हमने मकान देने के काम किया तो एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे खत्म किया। हमने उसके अंदर नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सबको योजनाओं का लाभ देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो पूर्व के बजटों में, पूर्व के कार्यकालों में हुआ करते थे कि लोग शिलान्यास कर करके भूल जाया करते थे। शिलान्यास किया करते थे, चुनावों के समय में कुछ रोड़ी पत्थर ईंटें उतार दिया करते थे, फिर चुनाव लड़ लिया करते थे। अगली सालों में जाकर कई 15 सालों के अंदर योजना पूरी होती थी। लेकिन मोदी जी का एक संकल्प है, शिलान्यास भी हम करेंगे तो उद्घाटन भी हम, और इसको एक बजट भी हमने समर्पित किए। और देश हमारा है, और देश हमारा है, भारत माता हमारी मां है, और हम उसके सबके परिवार हैं। और हम परिवार
जब देश को मानते हैं तो वैसे ही मानते हैं जैसे आज के जीवन में आप देखते हैं कि आदमी की, इस बच्चे की शादी होती है, शादी होते ही वो बच्चों के नाम सोचना शुरू कर देता है। बच्चा पेट में होता है, नाम सोचना शुरू करता है। बच्चा पैदा होता है तो स्कूलों के नाम चर्चा करता रहता है कि ये 4 साल का हो जाएगा, 3 साल का होगा, इस स्कूल में दाखिल कराऊंगा। और जब स्कूल में दाखिल हो जाता है तो उसकी शिक्षा की चिंता करता है, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। साथ साथ उसके लिए कमरे की भी व्यवस्था करता है कि अब 8 साल का, 9 साल का होगा, इसको अलग कमरा चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, उसके लिए पीने के पानी चाहिए, कमरे के अंदर सारी सुविधा चाहिए। लेकिन पूर्व की सरकार खाली मलाई खाने का काम करती थी, लेकिन आज के देश के प्रधानमंत्री ये चिंता करते हैं कि मेरा भारत 2047 में कैसा भारत हो। हम देश को परिवार की तरह चलाने का काम करते हैं। जैसे परिवार के लिए चिंता करते हैं वैसे ही हम देश के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिनके माता होते हुए भी कभी प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आई है, पानी देना पड़ेगा, कभी एक बार आई थी खाली, और ऐसा ही जीवन जिया। 10 बाई 10 के कमरे में वो रहती थी। हॉस्पिटल जाना होता तो 3 व्हीलर से जाती थी। और ऐसे प्रधानमंत्री जो 12 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 10 साल प्रधानमंत्री रहा हो, उसके भाई आज भी पतंग की दुकान चलाते हो, पेट्रोल पंप पे काम करते हो, परचून की दुकान चलाते हो, जिन्होंने इस समाज को अपना भाई माना, माताएं बहनों को मानते हुए देश के विकास के लिए काम किया। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी मां का देहांत सुबह 6 बजे होता हो, 9 बजे अंतिम संस्कार करे और 10 बजे कैबिनेट की बैठक कर 11 बजे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करे। ये देव दुर्लभ व्यक्ति हमें मिला होगा। और एक तरफ देखिएगा, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं, हाय मेरा देश, इस देश के गरीबों को गैस कैसे मिलेगी, मेरी माताएं बहनों को शौचालय कैसे मिलेगा, जो बेघर हैं, जिनको बारिश में भी परेशानी होती है, धूप में भी परेशानी होती है, उनको मकान कैसे दिए जाएंगे, ये सारे दिन की चिंता करता है। और एक तरफ राजनीतिक दल आप देखेंगे, गांधी परिवार देखो, जवाहरलाल नेहरू जी हटते तो इंदिरा गांधी बनती है, राजीव गांधी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, और उसके बाद प्रियंका भी आ गई। मुलायम हटते हैं तो उनके बेटे आते हैं, लालू हटते हैं तो उनके बेटे आते हैं, शरद पवार हटते हैं तो उनकी बेटी आती है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ऐसे ही डीएमके का करुणानिधि परिवार, चंद्रशेखर राव की बेटी, ममता बनर्जी का भाई, सब लोग अगर कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, एक यही पार्टी है जिसमें चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। बंधु, ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये देश का इतिहास बदलने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प दिलाया था कि मैं देश से जो भी दास्ता की निशानी है, मैं उनको मिटाना चाहता हूं। मुझे दुख होता है, अभी मुझे ये अंगवस्त्र गुरुद्वारा से लाके पहनाया गया है। मुझे दुख होता था जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और वो दिल्ली औरंगजेब रोड से होके जाया करते थे। वो औरंगजेब जिसने हमें, हमारे प्यारे साहबजादों को दरबार में चिनवाया था।
उनको गैरत नहीं आती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो चीज हमारे देश को कलंकित करती रही है, जो चीजें ऐसी हैं जो हमें बताती हो कि हम गुलाम रहे हैं। मुझे भी महसूस होता था जब मैं अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए जाया करता था, ताजमहल गया दिखाने के लिए, छोटे बच्चा होता है पूछता है ताजमहल बहुत अच्छा बनाया है, किसने बनाया है? तो हम बड़े खुश होकर बोलते थे मुगलों ने बनाया। लेकिन दूसरा प्रश्न जो उसके बच्चे का आता था कि पापा मुगलों ने क्यों बनाया, हम तो 75 साल आजाद हुए हो गए। तो हमें बताना पड़ता था बेटे हम इनके गुलाम रहे हैं। जब हम पार्लियामेंट देखने के लिए जाया करते थे, बच्चे पूछते थे ये पार्लियामेंट किसने बनाई है, तो हम बताते थे कि अंग्रेजों ने बनाई है। वो पूछता था अंग्रेज ने क्यों बनाई है, हमने क्या बनाया है? कि बेटा अंग्रेजों ने इसलिए बनाई हम गुलाम रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का संकल्प 10 साल के अंदर कोई भी गुलामी की ऐसी निशानी जो हमें बतानी पड़े कि अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, हम उस निशानी को मिटा देंगे, जैसे औरंगजेब रोड का नाम मिटाने का काम किया। आज विदेश से आने वाला ताजमहल देखने के लिए नहीं जाता है, वो जाता है काशी विश्वनाथ की आरती देख के आता है, वो जाता है गंगा दर्शन करके आता है, वो जाता है राम मंदिर देखने के लिए जाता है। आज उसका लगाव पुरानी पार्लियामेंट देखने में नहीं है, आज वो नई पार्लियामेंट देखता है। ये बदलता हुआ भारत जो 10 सालों में हमने दिया है, ऐसा ही भारत आने वाले 5 साल का जो बजट हमने दिया है वो आने वाले 2047 का दृश्य है। हम आज ये बात इसलिए आपके बीच में आए हैं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण 900 जगह जा रहे हैं। उसका कारण है कि विपक्ष इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा है, विपक्ष इस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रहा है, विपक्ष ने जिस प्रकार से लूट खसोट करने का काम किया है। आज के बजट में उनको परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि प्रधानमंत्री जी जो वादा कर रहे हैं उसके लिए पैसा रखा है, और विपक्ष सोच रहा है अगर हमारा प्रधानमंत्री होता और हम मंत्री होते तो राजीव गांधी कहा करते थे मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए पहुंचते हैं, ये बजट जो करोड़ों का बन रहा है इसमें 85% हमारा होता। ये उनको दुख सता रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री उनको दुखी दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलना, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना। आज पूछ सकते हैं, देश पूछ सकता है उनसे कि भाई आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे, कि आपने तो बिहार को दे दिया, आपने तो आंध्र प्रदेश को दे दिया। अरे आप चर्चा करो ना कि इनको दिया इनको क्यों नहीं दिया, हम बताएंगे किसको कितना दिया है, हम बताएंगे बिहार को तुमने भी वादा किया था, हम बताएंगे कि बिहार क्यों पूरा ईस्ट क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ रहा। लेकिन चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 900 जगह सभाएं हो रही हैं, हम बता रहे हैं जिस विश्वास के साथ आपने हमें वोट दिया है वैसा भारत बनाने के लिए हम संकल्पित हैं, और हम बजट के अंदर ये चीज लेकर आए हैं। और यही नहीं है, हमने उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ दिया। अभी अपने विधायक जी से पूछ रहा था, वो बता रहे थे मेरे को भाई साहब जो नया एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बात कर 1100 एकड़ के अंदर रोडों को बढ़ाने की बात हो रही है, रेलवे स्टेशन का नवीकरण चल रहा है, नई रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप तो वैसे भी भाग्यशाली हैं कि आपको
अपने धामी जैसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने 3 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने सपना दिखाया, जिसको पक्का करने के लिए वादा लिया मुख्यमंत्री से कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। इसलिए आपने देखा होगा G20 सब जगह एक एक प्रांत में एक हुआ, आपके यहाँ 3 जगह हुआ, और उत्तराखंड को विश्व के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे संसार के अंदर क्या क्या उत्तराखंड के अंदर तो वो दिखाया गया। और यही नहीं है, उत्तराखंड ने भी आपके उत्तराखंड, आपके धामी जी वाले उत्तराखंड में, जिसमें आपके विधायक उसको गौरवान्वित करने का काम करते हैं, समान नागरिक संहिता देने का काम उत्तराखंड को ही नहीं किया, बल्कि देश को बताया है कि ऐसे यूनिवर्सिटी लागू हो सकती है। नकल विरोधी कानून युवाओं का भविष्य खतरे में रहता था। आज नकल विरोधी कानून उत्तराखंड को गौरवान्वित नहीं कर रहा, हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रहा है। मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे किया गया है। धर्मांतरण विरोधी कानून, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लालच देके किया जा रहा है, दबाव में किया जा रहा है। दंगा विरोधी कानून, पहला प्रांत देखा है मैंने, योगी बाबा तो बुलडोजर लेके दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, जहां सुबह दंगा होता है शाम को शांति हो जाती है। ऐसा उत्तराखंड लैंड जिहाद, 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराना, किस प्रकार से वहां पे कब्रें बनी हुई हैं, वो कब्र जो बिना हड्डी के दबी हुई थी, ऐसे लोग दबे हुए थे इनकी हड्डियां ही नहीं थी, किसी कब्र के नीचे कंकाल नहीं मिला। किस प्रकार से लैंड जहाद होता, 5000 एकड़ जमीन को निकालना, महिलाओं को 30% आरक्षण देना, और हमारी संस्कृति रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र होगा, आपने देखा होगा, तो उन्होंने हमें दिशा दी थी। किसी देश की उन्नति देखनी हो, किसी राज्य की उन्नति देखनी हो, किसी घर की उन्नति देखनी हो, तो उसकी उन्नति से जब मालूम पड़ता है उसकी महिला का कितना उत्थान हुआ है। वो उसका मापदंड होता है कि महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। 30% जो विकास, महिला को आरक्षण देने का काम किया। आयुष्मान उत्तराखंड में